ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज 1141 शून्यता और शून्यजन्य आह्वान भाग 2। इवेंट होराइजन शुद्ध शून्य ऊर्जा का एक क्षेत्र बनाता है जिसमें समय और स्थान विकृत हो जाते हैं। अंदर प्रकाश मुड़ जाता है, ध्वनि गायब हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण विकृत हो जाता है, जिससे गति और विचार सुस्त हो जाते हैं। अंदर फंसे दुश्मनों की जीवन शक्ति और ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसे धीरे धीरे जादूगर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इवेंट होराइजन कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद इवान ने एक भान उठाए और अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर मैं अपने शून्य क्षेत्र के साथ इस कौशल का उपयोग करता हूं, तो क्या यह एक घातक चाल नहीं बन जाएगी? उसने धीमी आवाज में कहा, एक परिदृश्य की कल्पना करते हुए जहां उसके दुश्मन शून्य ऊर्जा से भरे क्षेत्र के अंदर फंस जाएंगे, उनकी ऊर्जा उसके द्वारा अवशोषित की जाएगी। केवल इतना ही नहीं, अब जब मुझे मृत्यु की संकल्पनात्मक ऊर्जा की कुछ समझ है, तो मैं अपने डेथ रिंग कौशल को इवेंट होराइजन के साथ मर्ज करने का भी प्रयास कर सकता हूं। यदि मैं डेथ रिंग को इवेंट होराइजन के साथ सफलतापूर्वक मर्ज कर देता हूं, एक नया कौशल बनाता हूं और इसे अपने जोन के साथ संयोजन में उपयोग करता हूं। इवान का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही वह उत्साहित होता जाता था। उसने अपने उत्साह पर काबू पाने की कोशिश की और शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। हालांकि मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या मैं इन कौशलों को एक में मर्ज कर सकता हूं, फिर भी मुझे ऐसा करने से पहले यहां सब कुछ खत्म करने की जरूरत है, उसने कहा और अपने शासक के अधिकार के प्रभाव के कारण प्राप्त अंतिम कौशल को देखा। शून्यजनित आह्वान उपयोग करने पर शून्य के सबसे गहरे और भूले हुए हिस्से से एक इकाई को बुलाता है, एक शून्यता का प्राणी जो अपने आसपास के सभी जीवन और ऊर्जाओं को खा जाता है। प्राणी अस्थिर है और अस्थायी रूप से मौजूद है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खाता है। ये जादूगर की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन इसकी उपस्थिति वास्तविकता को नुकसान पहुंचाती है। बुलाए गए प्राणी का स्तर जादूगर के स्तर पर निर्भर करता है। इस कौशल का उपयोग हर महीने एक बार किया जा सकता है। इवान का चेहरा बदल गया जब उसने वॉर्डबॉर्न इन्वोकेशन का विवरण पढ़ा। विवरण से ही वह बता सकता था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली कौशल था, लेकिन कौशल के कुछ पहलू थे जो उसे असहज कर रहे थे, विशेष रूप से ये तथ्य कि इसका उपयोग करने से शून्यता के एक प्राणी को बुलाया जा सकता था जो सभी जीवन को खा जाता है और वास्तविकता को भी नुकसान पहुंचा सकता है। शून्य का सबसे गहरा और भूला हुआ हिस्सा। इवान ने विवरण की जांच करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं, महसूस किया कि यह कौशल उतना सरल नहीं था जितना लगता था और उसे इसके बारे में एक अजीब सी भावना थी। मुझे ये कौशल मेरे शासक के अधिकार के कारण मिला है। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शासक के अधिकार का शून्य के इस तथाकथित भूले हुए हिस्से से कुछ लेना देना हो? उसने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया, लेकिन निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। वह अपने शासक के अधिकार का नाम भी नहीं जानता था, इसलिए उसके लिए इसके बारे में कोई ठोस सिद्धांत बनाना मुश्किल था। मेरे शासक के अधिकार के नाम पर सिर्फ प्रश्न चिन्ह हैं। अगर मुझे कभी इस प्रश्न चिन्ह पंथ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाए, तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे विनाश के हलबट से उड़ा दूंगा। इवान ने खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और फिर से वॉर्डबॉर्न इन्वोकेशन कौशल को देखने के बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगर यह जीवन मरण की स्थिति नहीं है, तो मैं वास्तव में इस कौशल का उपयोग नहीं कर सकता, उसने खड़े होते हुए खुद से कहा। नाम इवान एजरोथ। जाति एल्थारॉन। आपकी जाति एल्थारॉन और मूल ब्रह्मांड के बीच वर्तमान समन्वय दर 65%। रैंक शुरुआती स्तर रैंक 3। रक्तरेखा डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत दूसरा चरण। शक्ति 1953 3855। चपलता 1933 3900। धीरज 2050 4125 जोड़ 4125। शासक के अधिकार का प्रभाव। विश्वसार 2154 4500। सहन शक्ति 2061 4060। बुद्धिमत्ता 1923 830 जोड़ 383। झूठे पूर्वज शीर्षक का प्रभाव। आदिम छाया ऊर्जा 3500 शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 75%। बंधी हुई ज्वाला प्रिज्मीय अग्नि। आत्मा हथियार विनाश का हलबड। कौशल छाया चलना, छाया भंडारण, आयामी छाया बुलेट। बर्फ की जंजीरें हवा में हेरफेर, मन दमन, छाया को ढकने वाले पंख, अस्थायी वेग, ऊर्जा भक्षण, थंडर टेम्पेस्ट, झिलमिलाहट कदम, एम्ब जीवन शक्ति, उत्थान, मध्य स्तर जहर प्रतिरोध, मौत की अंगूठी, बर्फ भाला, हवा चलना, लिच को बुलाना, आत्मा बीकन, आत्मा विच्छेद, आग का गोला, अंधा करने वाला प्रकाश, बिजली का तीर, सम्राट की निगाह, मानसिक आत्मा क्षेत्र, छाया चिन्ह, रसातल भंवर, आकाश पतन, छाया कठपुतली, म्यास्मा रूपांतरण, इवेंट होराइजन नया, शून्यजन्य आह्वान नया। शिष्य कौशल रसातल की आंखें, शून्य आंखें।
शारीरिक बनावट, छाया सम्राट शारीरिक बनावट। उपाधियां, नियम तोड़ने वाला, आदिम छाया क्षेत्र का निर्माता, शापित व्यक्ति, एल्डोरिया शहर का स्वामी, मिथ्या पूर्वज एन ओ वेल बी जन.सी ओम। वर्ग, छाया नेक्रोमेंसर। वर्ग कौशल, छाया पुनरुत्थान, छाया बचाव, छाया इंद्रियां, छाया कब्जा, छाया नाखून, मृत्यु स्थानांतरण, विकास लिंक, आत्मा अवशोषण, आत्मा समलन, छाया क्लोन, छाया दुनिया, छाया फौज। 12:14। नस्लीय कौशल, रीपर का क्रोध। अधिकारी, छाया का स्वामी, मृत्यु संरक्षक, क्षेत्र संरक्षक, शून्य हेरफेर। शासक का अधिकार, इक्वल्स। इवान ने अपनी स्थिति विंडो को देखा और अपने स्टेट पॉइंट्स में वृद्धि देखकर उसके होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि प्राइमोडियल मोनार्क कोर से अपेक्षित था। आमतौर पर शुरुआती स्तर के रैंक 3 कोर इवॉल्वर के औसत स्टेट पॉइंट्स 2000 और 2500 पॉइंट्स के बीच होते हैं, लेकिन मेरे लगभग दोगुने हैं। उसने संतोष के साथ कहा और देखा कि उसकी जाति एल्थारॉन और ओरिजिन यूनिवर्स के बीच समन्वय दर पूरे 3% बढ़कर 65% के निशान पर पहुंच गई। उसने अपनी शैडो सेव स्किल की जांच की और पाया कि अब वह जितने शैडो अनडेड बचा सकता था उनकी संख्या 50,000 तक पहुंच गई थी। केवल एक चीज जिसने उसे निराश किया वह ये थी कि ग्रोथ लिंक स्किल में कोई बदलाव नहीं हुआ था। हो सकता है कि ग्रोथ लिंक स्किल अपनी सीमा तक पहुंच गई हो और मुझे रून ऑफ इवोल्यूशन को ओरिजिन रून में विकसित करने की आवश्यकता है। उसने बड़बड़ाया और स्टेटस विंडो बंद कर दी। स्टेटस विंडो बंद करने के बाद उसने अपने पास ही एक टूटे हुए पेड़ पर नजर डाली और अपने अधिकार शून्य हेरफेर का इस्तेमाल किया। जब उसने अधिकार का इस्तेमाल किया तो उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की ऊर्जा से चमक उठीं और अगले ही पल धमाका, टूटे हुए पेड़ के आसपास की जगह कांच की तरह बिखर गई। पेड़ के हजारों टुकड़े हो गए और पेड़ के टुकड़े जल्दी ही एक शून्य दरार में समा गए। धिक्कार है, इस चाल का उपयोग करके मुझे डर है कि मैं रैंक 3 कोर इवॉल्वर्स को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता हूं यदि वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इवान ने विस्मय में बड़बड़ाया, फिर अपनी उंगली से वार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, शून्य ऊर्जा का एक तेज ब्लेड अंतरिक्ष में फट गया, तुरंत एक चट्टान से टकराया। चट्टान का वह हिस्सा जो शून्य ब्लेड के संपर्क में आया तुरंत गायब हो गया, जैसे कि उसे किसी अदृश्य जानवर ने खा लिया हो। इवान अपने आकस्मिक परीक्षण के परिणामों से बहुत प्रसन्न था और आखिरकार उसने फैसला किया कि अब काम पर लगने का समय आ गया है। उसने दूर तक देखा और शांत स्वर में पुकारा, मोर ज़ारक। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो पावर स्टोन्स के साथ वोट करें। 1142 विश्व मार्ग। इवान से कुछ दूरी पर काले धुएं का एक गुबार दिखाई दिया और मोर ज़ारक की आकृति में बदल गया। एल्ब्रिज प्राणी ने इवान के सामने अपना सिर झुकाया, उसकी पीठ पर ठंडा पसीना फूट रहा था। जब उसने पहले छाया क्लोन का सामना किया था तो उसे कोई दबाव महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब असली इवान के सामने खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने वाला व्यक्ति उसे सिर्फ एक ही हमले में मार सकता है। मुझे लगा कि तुम स्थिति का फायदा उठाओगे और दूसरे एल्ब्रिज प्राणियों के साथ भाग जाओगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। इवान ने हल्के से टिप्पणी की और उसने अपनी छाया भंडारण से एक कुर्सी निकाली और उस पर बैठ गया। इवान की बातें सुनकर मोर ज़ारक कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं बोला। अगर इवान ने उसे उथेरिक और निथोर के सामने अपना असली चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो वह निश्चित रूप से पहले ही भाग गया होता। लेकिन अब जब उथेरिक और निथोर को उसकी असली पहचान का पता चल गया था तो उसके लिए एल्ब्रांथिया साम्राज्य में वापस लौटना संभव नहीं था, भले ही वह चाहे। इवान मोर ज़ारक को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, जिसने पहले कई रैंक 3 एल्ब्रिज प्राणियों को मारने में अपने छाया मरे हुओं की मदद की थी, इसलिए उसने सीधे उस मामले के बारे में पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। क्या आप जानते हैं कि सम्राट वेलगोथ के साथ क्या हुआ और वह अचानक पीछे क्यों हट गया? इवान के सवाल को सुनकर मोर ज़ारक ने अपना सिर हिलाया और अपनी आवाज़ में अनिश्चितता के साथ जवाब दिया, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन यह वर्ल्ड पैसेज की वजह से हो सकता है। जब इवान ने वर्ल्ड पैसेज शब्द सुने तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गहरी आवाज़ में पूछा, मुझे इस वर्ल्ड पैसेज के बारे में और बताओ। मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि यह एक गुप्त परियोजना थी, मोर ज़ारक ने जवाब दिया। मैंने अपने पिता से केवल कुछ अंश ही सुने हैं। उन्होंने जो कुछ भी बताया उससे पता चलता है कि सम्राट वेलगोथ एक अलग दुनिया के लिए एक विश्व मार्ग खोलने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अजरागोथ दुनिया से बचकर निकल सके। लेकिन अजरागोथ से दूसरी दुनिया के लिए एक विश्व मार्ग खोलना अराजक क्षेत्र के हस्तक्षेप के कारण अविश्वसनीय रूप से कठिन है। यही कारण है कि सम्राट वेलगोथ ने दशकों से अपना महल नहीं छोड़ा है, क्योंकि वह विश्व मार्ग को स्थिर करने की कोशिश कर रहा है। चूंकि वह अचानक यहाँ से पीछे हट गया, भले ही वह आपको रोक सकता था, मुझे संदेह है कि विश्व मार्ग के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। इस दुनिया से भागने का एक रास्ता। इवान ने मोर ज़ारक के शब्द सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। वह इस दुनिया से क्यों भागना चाहता है?
हालांकि इवान इस दुनिया में कुछ ही दिनों से था, लेकिन वह बता सकता था कि यहाँ का वातावरण यूटोपिया से कहीं बेहतर था, मुख्य रूप से ओरिजिन यूनिवर्स के कारण, जो इस जगह के बहुत करीब था। यहाँ कोई भी कई अलग अलग अवधारणाओं को समझ सकता था जो व्यक्तियों को वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए वह समझ नहीं पाया कि सम्राट वेलगोथ ऐसी दुनिया को क्यों छोड़ना चाहेंगे। शायद यह एल्ड्रिच हॉरर्स की वजह से है, मोर ज़ारक ने हिचकिचाते हुए कहा, सम्राट वेलगोथ के सच्चे विचारों के बारे में अनिश्चित। क्या एल्ड्रिच हॉरर्स के साथ स्थिति वास्तव में इतनी खराब है कि उन्हें इस दुनिया से भागने की ज़रूरत महसूस होती है? इवान ने चुपचाप खुद से कहा, हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मोर ज़ारक ने जो उसे बताया था उसके आधार पर एल्ड्रिच हॉरर्स ने चारों ओर नियंत्रण कर लिया, अज़रागोथ दुनिया का 30% हिस्सा, जबकि बाकी दुनिया एल्ड्रांथिया साम्राज्य के नियंत्रण में थी। सम्राट वेलगोथ ने दुनिया पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करके एल्ड्रिच हॉरर्स के कब्जे वाले क्षेत्रों में सारी एल्ड्रिच ऊर्जा को धकेल दिया था। एक बार जब ये एल्ड्रिच हॉरर्स एल्ड्रिच ऊर्जा समृद्ध क्षेत्रों से चले गए तो उनकी शक्ति थोड़ी कम हो गई, जिससे उनके लिए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना मुश्किल हो गया। यही कारण है कि एल्ड्रिच हॉरर्स एल्ड्रांथिया साम्राज्य के नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर शायद ही कभी हमला करते हैं, क्योंकि वे एल्ड्रिच ऊर्जा से रहित स्थानों में प्रवेश करना पसंद नहीं करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जबकि एल्ड्रिच हॉरर्स निस्संदेह एल्ड्रांथिया साम्राज्य के लिए एक खतरा थे, लेकिन यह उन्हें पूरी दुनिया से भागने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त गंभीर नहीं लग रहा था। कुछ और भी होना चाहिए जिसके बारे में मैं नहीं जानता, इवान ने खुद से सोचा और किसी कारण से असहज महसूस किया। सम्राट वेलगोथ के प्रेत को पहले देखने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वेलगोथ रैंक 5 कोर इवॉल्वर था। रैंक 5 कोर इवॉल्वर को उसके द्वारा नियंत्रित दुनिया को छोड़ने के लिए मजबूर करना कोई आसान बात नहीं थी। मैंने सोचा था कि एक बार जब मैं रैंक 3 पर पहुंच गया तो कार्यों को पूरा करना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि चीजें जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक जटिल हैं। इवान ने मोर ज़ारक की ओर देखते हुए आह भरी। वैसे वे मुझे खोई हुई दुनिया से आक्रमणकारी कहते हैं। ये तथाकथित खोई हुई दुनिया वास्तव में क्या है? क्या आपने आदिमों के बीच युद्ध के बारे में सुना है जिसने मूल ब्रह्मांड को तोड़ दिया? इवान के प्रश्न को सुनने के बाद मोर ज़ारक ने पूछा। मैंने कुछ बातें सुनी हैं, इवान ने जवाब में सिर हिलाया। उसे याद आया कि उथेरिक ने उसे पहले क्या बताया था। जब मूल ब्रह्मांड टूट गया तो उसके कुछ टुकड़े शून्य द्वारा निगल लिए गए और गायब हो गए। उनमें से अधिकांश टुकड़े नष्ट हो गए, लेकिन कुछ बच गए। मूल ब्रह्मांड के बचे हुए हिस्से खोई हुई दुनिया के रूप में जाने गए, मोर ज़ारक ने समझाया। मैं समझ गया। इवान इस स्पष्टीकरण से विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि जब उथेरिक ने उसे मूल ब्रह्मांड के टूटने के बारे में बताया था तो उसने पहले ही इतना अनुमान लगा लिया था। यूनिवर्सल ट्री के बारे में क्या आप जानते हैं कि इसके नष्ट होने के बाद इसका क्या हुआ? इवान का सवाल सुनकर मोर ज़ारक स्पष्ट रूप से भ्रमित था। ये समझने में असमर्थ था कि उसे यूनिवर्सल ट्री में क्यों दिलचस्पी थी। फिर भी उसने जो कुछ भी जाना था उसे साझा किया। जहां तक मुझे पता है, उस युद्ध में यूनिवर्सल ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसके बाद गायब हो गया। नष्ट हो गया हो? ऐसा लगता है कि ये लोग विश्व वृक्ष और जीवन वृक्ष के बारे में नहीं जानते हैं। जबकि मैं पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, मुझे पक्का संदेह है कि ये दोनों किसी तरह यूनिवर्सल ट्री से संबंधित हैं। इवान ने खुद से सोचा और एक पल की चुप्पी के बाद आखिरी सवाल पूछा, जो उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। मूल ब्रह्मांड में लोगों का शक्ति स्तर क्या है? क्या रैंक 6 से आगे के लोग हैं या रैंक 6 सबसे ऊंचा है? पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो पावर स्टोन्स के साथ वोट करें। 0_राइटर। अध्याय 1143 वह चीज़ क्या है? भाग 1। ओरिजिन यूनिवर्स में लोगों का पावर लेवल क्या है? क्या रैंक 6 से आगे के लोग हैं या रैंक 6 सबसे ऊंचा है? इवान का सवाल सुनकर मोर ज़ारक अपनी आंखें घुमाना चाहता था। अरे, मैं रैंक 3 के मध्य स्तर पर एक छोटा सा मछली हूँ। मुझे ओरिजिन यूनिवर्स में पावर लेवल के बारे में कैसे पता होना चाहिए? उसने मन ही मन कोसा, लेकिन फिर भी उसने जो कुछ पढ़ा या सुना था उसे साझा किया। जहां तक मुझे पता है, रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स को ओरिजिन यूनिवर्स में शीर्ष पावरहाउस माना जाता है। केवल प्रिमोडियल्स और उनके नीचे के कुछ लोग ही रैंक 6 से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन मुझे उनका विशिष्ट स्तर नहीं पता है, मोर ज़ारक ने कहा और एक पल के बाद जोड़ा। प्रिमोडियल्स के अलावा, जिन्हें ओरिजिन यूनिवर्स द्वारा प्रोजेनेटर की उपाधि दी गई है, वे भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और शायद प्रिमोडियल्स से थोड़े कमज़ोर हैं। हालांकि इवान पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि मोर ज़ारक की जानकारी सटीक थी, लेकिन जब उसने सुना कि यूटोपिया की तरह रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स ओरिजिन यूनिवर्स में शीर्ष पावरहाउस थे, तो वह राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। एजरोथ की वजह से उसे यकीन था कि एक बार जब वह ओरिजिन यूनिवर्स में प्रवेश करेगा तो बहुत से लोग उसका सिर काटने आएंगे।
लेकिन ये जानते हुए कि वह यूटोपिया में रैंक 6 तक पहुंच सकता है और यह कि केवल प्रिमोडियल्स और कुछ चुनिंदा लोग ही रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स से अधिक शक्तिशाली हैं, उसे उम्मीद है कि वहां जाने के बाद जीवित रहना असंभव नहीं होगा। मोर ज़ारक के वाक्य का दूसरा भाग ने भी उसे आश्चर्यचकित कर दिया। प्रोजेनिटर की उपाधि, उसने अनास्तासिया के बेतुके शक्ति स्तर को याद करते हुए बुदबुदाया, जो आसानी से अन्य रैंक 6 कोर इवॉल्वर्स को कुचल सकता था जैसे कि वे उसके सामने बच्चे हों। प्रोजेनिटर की उपाधि वाले लोग वास्तव में असामान्य हैं, इवान ने सोचा और उसकी नज़र अपने स्वयं के शीर्षक झूठे प्रोजेनिटर पर पड़ी। उसका कोर प्राइमोडियल मोनाक कोर था और उसे विश्वास था कि पर्याप्त समय के साथ वह इसकी मदद से प्राइमोडियल के स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मोर ज़ारक ने अभी उल्लेख किया था कि प्रोजेनिटर की उपाधि वाले लोग खुद प्राइमोडियल्स के लगभग बराबर थे। उसके पास प्रिमोडियल मोनाक कोर था और भविष्य में इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसका झूठा प्रोजेनिटर शीर्षक अनास्तासिया के शीर्षक के समान कुछ बन जाएगा। अरे, अगर मैं अपने शीर्षक और कोर को उनकी वास्तविक क्षमता तक पूरी तरह से विकसित कर लूं, तो क्या मैं प्रिमोडियल्स को मक्खियों की तरह मार नहीं पाऊंगा? इवान ने उत्साह के साथ सोचा, लेकिन उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। अभी मक्खियों की तरह प्रिमोडियल्स को मारने के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए मैं सिर्फ रैंक 3 का नौसिखिया हूं जो रैंक 6 कोर इवॉल्वर के एक भी हमले का सामना नहीं कर सकता। इवान ने मोर ज़ारक की ओर देखा और देखा कि एल्ड्रिच प्राणी उसे एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ घूर रहा था। स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पा रहा था कि वह ओरिजिन यूनिवर्स और प्रोजेनिटर्स के पावर लेवल के बारे में जानने के बाद इतना उत्साहित क्यों लग रहा था। इवान ने मोर ज़ारक के चेहरे पर नज़र डालने की परवाह नहीं की और एक कदम आगे बढ़ गया। यहाँ मेरा इंतजार करो, उसने कहा कि उसके आसपास का स्थान विकृत और मुड़ गया और पलक झपकते ही वह गायब हो गया। शून्य ऊर्जा की अपनी समझ का उपयोग करते हुए इवान शून्य स्थान के अंदर प्रकट हुआ और संतुष्टि के साथ चारों ओर देखने लगा। पहले उसे शून्य स्थान में प्रवेश करने के लिए शून्य ऊर्जा का उपयोग करके अंतरिक्ष अवरोध को तोड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन अब वह बिना किसी कठिनाई के सीधे उसमें प्रवेश कर सकता है। अब यहाँ चीज़ों को समेटने और यूटोपिया लौटने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन जब से वह सम्राट भाग गया है मुझे ये बेचैनी महसूस हो रही है जैसे कुछ बुरा होने वाला है, इवान ने खुद से कहा और एक विचार के साथ एल्ड्रिच प्राणियों से संबंधित हजारों शव जो उसके छाया मरे और कंकालों द्वारा मारे गए थे उसके छाया भंडारण से बाहर आ गए। अब जब इवान रैंक 3 कोर इवॉल्वर बन गया था तो वह 50,000 तक छाया मरे बचा सकता था। वर्तमान में उसकी सेना की संख्या लगभग 15,000 थी, जिसका अर्थ है कि वह अभी भी लगभग 35,000 और बना सकता था। हालांकि शैडो अनडेड बनाने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में शैडो एनर्जी की ज़रूरत थी। हालांकि शैडो एनर्जी का उसका मौजूदा भंडार 6,000 पॉइंट था, लेकिन वह इसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वह अपनी एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देता तो अगर उसे कोई खतरा होता तो वह परेशानी में पड़ जाता, क्योंकि इसके बिना वह हेल्बर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन और अपने कुछ दूसरे कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। चलो अभी के लिए शैडो अनडेड की संख्या 20,000 तक बढ़ा देते हैं। इवान ने एक पल सोचने के बाद बुदबुदाया और उसके कोर के अंदर की प्राइमोडियल शैडो एनर्जी ने मंथन करना शुरू कर दिया। एक पल में उसके कोर में मौजूद शैडो एनर्जी तेजी से खत्म हो गई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसके सामने 5,000 नए शैडो अनडेड भौतिक रूप में आ गए। उसने जितने भी शैडो अनडेड बनाए थे उनमें से ज़्यादातर की रैंक शुरुआती स्तर की रैंक 1 से लेकर रैंक 2 के शिखर तक थी, जिनमें से कुछ ही रैंक 3 तक पहुंच पाए थे। इवान ने अपने व्यक्तिगत स्तरों के बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की, क्योंकि उसकी वर्तमान प्राथमिकता अपने छाया मरे हुओं की संख्या को बढ़ाना था, क्योंकि उनकी संख्या जितनी अधिक होगी मिस स्पाइडर का जीवन श्रृंखला कौशल उतना ही मजबूत होगा। प्राइमोडियल शैडो एनर्जी की रिकवरी स्पीड में अब बहुत सुधार हुआ है क्योंकि मैं रैंक 3 कोर रिवॉल्वर हूँ। इवान ने अपने कोर को देखा और अपनी छाया ऊर्जा की रिकवरी स्पीड से आश्चर्यचकित था। हालांकि उसने अभी अपनी 50% से अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि उसे अभी खर्च की गई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में केवल 4 या 5 घंटे लगेंगे। अपनी ऊर्जा की रिकवरी स्पीड की जांच करने के बाद उसने सभी नए बनाए गए छाया मरे हुओं को अपने छाया भंडारण में वापस बुलाया, एक कदम आगे बढ़ाया और शून्य स्थान से गायब हो गया। इवान के गायब होने के कुछ मिनट बाद पागलपन से भरी एक शक्तिशाली आभा ने उस क्षेत्र को घेर लिया जहां इवान कुछ क्षण पहले था और सैकड़ों ऐंठते हुए तंबुओं वाली एक विशाल तारा मछली, एक मध्य स्तर रैंक 4 राक्षस की आभा को बाहर निकालती हुई वहां दिखाई दी। रैंक 4 राक्षस ने उस क्षेत्र का चक्कर लगाया जहां इवान गायब हो गया था और थोड़ी देर तक जांच करने के बाद वह वहां से चला गया। रैंक 4 राक्षस के चले जाने के तुरंत बाद समान दिखने वाले जीवों का एक बड़ा झुंड आया और उसके पीछे चला गया। अध्याय 1144 वह चीज़ क्या है? भाग 2 चलो चलते हैं, इवान ने शून्य स्थान से निकलते ही मोर ज़ारक से कहा। मोर ज़ारक इवान के पीछे पीछे गया और सावधानी से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? इवान ने अपनी आंख के कोने से डरपोक एल्ड्रिच प्राणी को देखा और शांत स्वर में उत्तर दिया, एल्ड्रांथिया साम्राज्य।
इवान की बातें सुनकर मोर जारक का चेहरा सख्त हो गया और वह अपनी आंखें चौड़ी करके उसे घूरने लगा। मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए वहां सीधे जाना बहुत खतरनाक है? सम्राट वेलगोथ का जिक्र करना तो दूर की बात है, जो रैंक 5 कोर इवॉल्वर है। एल्ड्रांथिया साम्राज्य में ऐसे कई अन्य लोग हैं जो मेरे पिता से कमजोर नहीं हैं। इवान ने मोर जारक की चिंताएं सुनकर भी नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और उन 4 हवाई जहाज़ों के सामने प्रकट हुआ जिन्हें उथेरिक और अन्य लोग अपने साथ लाए थे। चूंकि उथेरिक और निथोर को वेलगोथ ने वापस ले लिया था और अन्य एल्ड्रिच जीव या तो मर गए थे या भाग गए थे, चारों हवाई जहाज अभी भी एकदम सही स्थिति में थे। बिना कुछ कहे इवान ने चारों हवाई जहाज़ों को अपने शैडो स्टोरेज के अंदर रख दिया और अंत में मोर जारक का सामना करने के लिए मुड़ गया। तुम्हें वेलगोथ या अन्य लोगों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद संभाल लूंगा। तुम्हें बस चुपचाप मेरे पीछे चलना है और कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। क्या तुम समझे? इवान के शब्दों को सुनकर मोर जारक का गला लगभग रुक गया, खासकर जब उसने लापरवाही से कहा कि वह सम्राट वेलगोथ और अन्य लोगों से निपटेगा। वह इवान को अज्ञानी होने के लिए कोसना चाहता था, लेकिन ये याद करते हुए कि वह उसे हरा नहीं सकता, वह चुप रहा और अपना सिर हिलाया। अरे, मुझे इस पागल का साथ नहीं देना चाहिए था। वह रैंक 3 में पहुंचने के तुरंत बाद रैंक 5 कोर इवॉल्वर से लड़ना चाहता है। मोर जारक ने खुद से सोचा। इवान के पीछे चलते हुए उदास महसूस कर रहा था। हालांकि अज़रागोथ वर्ल्ड यूटोपिया जितना बड़ा नहीं था, फिर भी यह अरोड़ा और अन्य निचले स्तर की दुनियाओं से बहुत बड़ा था। मोर जारक के अनुसार अगर वे बिना आराम किए पूरी गति से आगे बढ़ते तो उन्हें एल्ड्रांथिया साम्राज्य तक पहुंचने में लगभग 4 दिन लगते। इवान ये सुनकर दंग रह गया कि उन्हें एल्ड्रांथिया साम्राज्य तक पहुंचने में 4 दिन लगेंगे और उसे लगा कि मोर जारक उसे धोखा दे रहा है, खासकर तब जब उसे पता था कि जब वह पहली बार अज़रागोथ वर्ल्ड में पहुंचा था तो ज़ेल टोर ने उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ लिया था। इसके अलावा उथेरिक और निथोर के नेतृत्व वाली सेना को ज़ेल टोर को मारने के बाद उस तक पहुंचने में 4 दिन नहीं लगे। जब इवान ने अपनी शंकाएं व्यक्त की तो मोर जारक ने असहाय होकर आह भरी और बताया कि उथेरिक और अन्य लोग कुछ ही घंटों में उसके स्थान पर पहुंचने में सक्षम थे, क्योंकि दुनिया भर में तेज गति से आगे बढ़ने के लिए टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनाई गई थीं। ये संरचनाएं बहुत ही खास थीं और इनका इस्तेमाल केवल एल्ड्रांथिया साम्राज्य के उच्च रैंकिंग सदस्यों जैसे उथेरिक, निथोर और अन्य द्वारा ही किया जा सकता था। इन संरचनाओं के कारण उनके लिए इवान के स्थान तक पहुंचना आसान था। मोर जारक जानता था कि ये संरचनाएं कहाँ स्थित हैं, लेकिन इनका उपयोग करने के लिए एक विशेष चिन्ह की आवश्यकता थी जो उसके पास नहीं था। उस चिन्ह के बिना उसके लिए एल्ड्रांथिया साम्राज्य की यात्रा करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करना असंभव था। टेलीपोर्टेशन संरचनाएं, इवान ने सोच समझकर कहा, एशले द्वारा पूरे यूटोपिया में बनाई गई संरचनाओं को याद करते हुए। मोर जारक की व्याख्या सुनने के बाद उसे संदेह होने लगा कि ये संरचनाएं एशले द्वारा बनाई गई संरचनाओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। क्या इसका मतलब यह है कि कोई एल्ड्रिच प्राणी है जो अंतरिक्ष संरचनाएं बनाने में कुशल है? इवान ने मन ही मन सोचा और उसे लगा कि यह संभव है, खासकर तब जब उसने अभी अभी निथोर को देखा था, जो एक रून मास्टर था और जो प्रिमोडियल रूनों के बारे में भी जानता था। वैसे मोर जारक को अचानक कुछ याद आया और उसने इवान के बगल में उड़ते हुए सावधानी से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में पता है या नहीं, लेकिन सम्राट वेलगोथ अज़रागोथ दुनिया के अधिकांश हिस्से की निगरानी कर सकता है। अब जब हम एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर बढ़ रहे हैं तो मुझे डर है कि उसने पहले ही हमें पहचान लिया होगा। चिंता मत करो, इवान ने मोर जारक की चिंता सुनकर बेपरवाही से जवाब दिया। मुझे पहले से ही उस समस्या के बारे में पता है और मैंने इसे हल कर लिया है। हल हो गया? मोर जारक ने अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि इवान का क्या मतलब था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके हमारे आसपास के स्थान को स्कैन करें। इवान ने अपने बगल में मध्य स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच प्राणी पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा। इवान की बात सुनकर मोर जारक ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया तो उसने उनके चारों ओर एक अजीब अवरोध का पता लगाया। यह अवरोध, मोर जारक ने उस अवरोध को महसूस करके भौहें सिकुड़ी और महसूस किया कि यह अजीब तरह से परिचित है। और ठीक है, यह अवरोध उस काले बैंगनी बुलबुले के समान लगता है जिसने जंगल को घेर रखा था। मोर जारक ने शून्य क्षेत्र को याद करते हुए सोचा। हालांकि वह अवरोध और उसके कार्यों के बारे में उत्सुक था, मोर जारक ने कुछ और न पूछने का फैसला किया और चुपचाप इवान का पीछा किया। अगर इवान चाहता तो वह अपनी शून्य ऊर्जा का उपयोग करके बहुत तेजी से यात्रा कर सकता था और 2 से भी कम समय में एल्ड्रांथिया साम्राज्य तक पहुंच सकता था दिन। हालांकि उसने जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि उसे एल्ड्रांथिया साम्राज्य के लोगों का सामना करने से पहले अपनी नई शक्तियों के अनुकूल होने के लिए अभी भी समय चाहिए था।
जैसे जैसे वे आगे बढ़े, इवान लगातार अपने शून्य हेरफेर प्राधिकरण का उपयोग करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचता रहा, जिसने उसे शून्य तत्व पर अत्यधिक उच्च स्तर का नियंत्रण प्रदान किया। बस इसी तरह पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। मोर्जारक ने इवान को देखा, जो अपने चेहरे पर सुन्न भाव के साथ आसमान में ऊंचा चल रहा था। जैसे जैसे इवान चलता गया, उसका आकार थोड़ा भ्रामक लग रहा था, जैसे कि वह एक ही समय में वहां था और नहीं भी था। यह आदमी किस तरह का राक्षस है? मोर्जारक ने खुद से सोचा। उस पर अविश्वास की लहर दौड़ गई। वह सिर्फ 2 दिन पहले तीसरे स्थान पर पहुंच गया, फिर भी उसकी वैचारिक ऊर्जा पर उसका नियंत्रण मुझसे भी अधिक मजबूत है। उसने अंदर ही अंदर आह भरी, कुछ उदास महसूस किया। जैसे ही मोर्जारक अपने विचारों में खोया हुआ था, इवान अचानक रुक गया और संकुचित आंखों से दूर तक देखने लगा। क्या हुआ? मोर्जारक, जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, इवान को रुकते देखकर उलझन में पूछा। इवान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और आगे की ओर देखता रहा। मोर्जारक ने हैरान नज़र से उसी दिशा में देखा, लेकिन कुछ नहीं देखा। क्या कोई है? मोर्जारक ने पूछना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह पूरा कर पाता, एक शक्तिशाली आभा ने अचानक उन्हें घेर लिया, जिससे पूरा अज़रागोथ विश्व हिंसक रूप से कांप उठा। अत्यधिक दबाव में मोर्जारक अब आकाश में नहीं रह सका और जबरदस्ती जमीन की ओर गिर गया। एक जोरदार धमाके के साथ वह धरती से टकराया। उसके मुंह के कोने से खून की एक धार बह रही थी। वह क्या चीज है? मध्य स्तर के रैंक 3 एल्ड्रिच प्राणी ने कठिनाई से अपना सिर उठाया और जब उसने दूरी में देखा तो उसने पाया कि पूरा आकाश काला हो गया था और एक भयानक आभा ने पूरे अज़रागोथ विश्व को घेरना शुरू कर दिया था। अध्याय 1145 रैंक 6 कोर रिवॉल्वर। इवान ने दूर तक देखा, जहां आसमान अचानक काला हो गया था और आसन संकट की प्रबल भावना ने उसे घेर लिया था। वह अंधेरी, दमनकारी आभा जिसने पूरे अज़रागोथ विश्व को थर्रा दिया था, सभी दिशाओं में तेजी से फैल रही थी, और भले ही वह शांति के केंद्र बिंदु से लाखों किलोमीटर दूर था, फिर भी उसे अपने शरीर के भीतर विश्वसार के प्रवाह को बनाए रखना मुश्किल लग रहा था। रैंक 6 कोर रिवॉल्वर? नहीं, मैंने सिल्वन और अलारिक की आभा को कई बार महसूस किया है, और यह निश्चित रूप से उनकी तुलना में कमजोर है। ये रैंक 5 व्यक्ति की आभा होनी चाहिए, लेकिन इस आभा के बारे में कुछ अजीब है, जैसे कि यह किसी तरह पूरी दुनिया को कवर कर सकती है। इवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया, क्योंकि वह ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि क्या हो रहा था। उसने मोर्जारक की ओर देखा, जो दबाव के कारण जमीन पर दबा हुआ था, और उसका मुंह झुंझलाहट में फड़कने से नहीं बच सका। ये किस तरह का नकली मिड लेवल रैंक 3 कोर रिवॉल्वर है? क्या मुझे इसे सिर्फ शैडो अनडेड में बदल देना चाहिए और इससे काम चल जाएगा? इवान ने झुंझलाहट में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सोचा। मोर्जारक, जो जमीन पर दबा हुआ था, अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस कर रहा था और अनकही धमकी को महसूस करते हुए वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सतर्क भाव से चारों ओर देखने लगा। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? इवान की आवाज़ उसके कानों में गूंजी जैसे ही वह खड़ा हुआ। इवान की संकुचित आंखों को अपने ऊपर टिका हुआ देखकर मोर्जारक को एहसास हुआ कि इवान उससे छुटकारा पाने के बारे में गंभीरता से सोच रहा था। घबराहट में उसने जल्दी से जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन ये सबसे अधिक संभावना एल्ड्रिच हॉरर्स से संबंधित है। वह डाक आभा उनके जैसी ही लगती है। एल्ड्रिच हॉरर्स? इवान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने मोर्जारक के शब्द सुने और उसे याद आया कि मोर्जारक ने पहले स्थान पर उसका पक्ष क्यों लिया था। एल्ड्रिच हॉरर्स के कारण होने वाला एक बड़ा दंगा जो पूरे एल्ड्रांथिया साम्राज्य को प्रभावित करेगा। उसने सोचा, क्षण भर के लिए अपना ध्यान मोर्जारक से हटा लिया। अगर वह सही है और यह वास्तव में एल्ड्रिच हॉरर्स के कारण हुआ है, तो यह मेरे लिए स्थिति का लाभ उठाने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने का सही अवसर हो सकता है। इवान ने चुपचाप बड़बड़ाया। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। जैसे ही वह सोच रहा था कि एल्ड्रिच हॉरर्स के कारण होने वाली अराजकता का सबसे अच्छा फायदा कैसे उठाया जाए, उसने कुछ महसूस किया और अपने पीछे देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसकी नज़र बदली, उसकी आंखों में शून्य ऊर्जा चमक उठी और उसकी दृष्टि अंतहीन शून्य को भेदती हुई 50,000 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर जा टिकी। जैसे ही उसने दूर से देखा, उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। हे भगवान! उसने जोर से गाली दी। उस झुंड में कितने एल्ड्रिच हॉरर हैं? उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ बेचैनी से भारी थी, क्योंकि उसने एल्ड्रिच हॉरर्स के विशाल झुंड को अपनी दिशा में बढ़ते देखा। झुंड का नेतृत्व करने वाला प्राणी एक मध्यम स्तर का रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर था और उसके पीछे लगभग 1 लाख हॉरर्स थे। झुंड के करीब आने का इंतजार किए बिना इवान ने मोर्जारक को जमीन से उठाने के लिए अपने वायु हेरफेर कौशल का इस्तेमाल किया और भीड़ से बचने के इरादे से बगल में भाग गया। हालांकि वह झुंड से डरता नहीं था और उसे विश्वास था कि वह उन्हें हरा सकता है, लेकिन वह एक व्यर्थ लड़ाई में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था, खासकर 2 घंटे पहले अपने शैडो रिस्ट्रेक्शन कौशल का इस्तेमाल करके नए शैडो मरे बनाने के बाद। NOWELL-BEACON.com। पिछले 2 दिनों में जब वह एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर यात्रा कर रहा था,
इवान ने अपने शैडो रिसर्जेक्शन कौशल का बार बार उपयोग किया था, जिससे उसके शैडो अनडेड की संख्या 45,000 हो गई थी। उसे अपने वर्तमान शैडो सेव की सीमा तक पहुंचने के लिए केवल एक बार और कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता थी, इसलिए एल्ड्रिच हॉरस के साथ लड़ाई में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने के बजाय उसने इसे और अधिक शैडो अनडेड बनाने के लिए संरक्षित करना पसंद किया। लगभग 10 मिनट तक भागने के बाद इवान ने झुंड पर नजर डाली, केवल ये देखने के लिए कि भीड़ का नेतृत्व करने वाला रैंक 4 प्राणी अपनी दिशा बदल चुका था और अभी भी उसकी ओर बढ़ रहा था। ये कमीना, इवान ने ये देखकर शाप दिया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। बिना धीमे हुए उसने एक बार फिर अपनी दिशा बदली, लेकिन कुछ और मिनट दौड़ने के बाद वह रुक गया और एक भावशून्य भाव से झुंड को घूरने लगा। वह शैतानी चीज मेरा पीछा कर रही है, उसने ठंडी आवाज में कहा और उसकी आंखों में हत्या करने का इरादा चमक उठा। उसने कुछ देर सोचा और फिर एक पल की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली। चूंकि यह कमीना मरना चाहता है, इसलिए मैं उसकी इच्छा पूरी करूंगा, उसने कहा और एल्ड्रिच हॉरस के झुंड के उसके पास पहुंचने का इंतजार किए बिना उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बिजली की गति से उनकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपने शैडो स्टोरेज के अंदर झांका और उसकी नज़र गोबो पर पड़ी। अब जब मैं रैंक 3 पर पहुंच गया हूं, तो मेरे वंश की शक्ति जो मैंने यूटोपिया की निषिद्ध भूमि में लाइफ स्टील को सक्रिय करते समय इस्तेमाल की थी, पूरी तरह से ठीक हो गई है। चूंकि मैं फिर से लाइफ स्टील का इस्तेमाल कर सकता हूं और मैं जल्द ही वेलगोथ और दूसरे शक्तिशाली लोगों का सामना करूंगा, इसलिए मैं गोबो को मिड लेवल रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर पर धकेलने के लिए इस मिड लेवल रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर का इस्तेमाल कर सकता हूं। इवान ने खुद से सोचा और गोबो को देखना बंद कर दिया। बस कुछ ही पलों में एल्ड्रिच हॉरर्स का झुंड उसकी नज़र में आ गया। इवान की बेतरतीब हरकतों की वजह से मोर जारक भ्रमित था, लेकिन जल्द ही उसने एल्ड्रिच हॉरर्स के झुंड को देखा। एल्ड्रिच हॉरर्स के झुंड को देखकर, जिसने पूरे क्षितिज को ढक लिया था, आकाश को काला कर दिया था, जैसे कि सैकड़ों हजारों कीड़े उन पर उतर रहे हों, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। भाड़ में जाओ, यहाँ इतने सारे एल्ड्रिच हॉरर्स क्यों हैं? एल्ड्रिच हॉरर्स के बड़े झुंड को देखकर मोर जारक डर से चिल्लाया और इवान से भागने का आग्रह किया। मोर जारक की बहस सुनकर इवान का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडी आंखों से उसे घूरा। एक कुतिया की तरह चिल्लाना बंद करो या मैं तुम्हें उस झुंड के बीच में फेंक दूंगा। इवान के बर्फीले शब्दों से मोर जारक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। जल्द ही एल्ड्रिच हॉरर्स का झुंड उससे केवल 3000 मीटर दूर था। इन्हें इतने करीब देखकर इवान की आंखें ठंडी इरादे से चमक उठीं और अगले ही पल इवेंट होराइजन, सब कुछ तुरंत गहरे बैंगनी रंग की अराजक शून्य ऊर्जा में समा गया। इवान प्रकाश की जलती हुई भालों की तरह, ऊर्जा की किरणें इवान द्वारा बनाए गए शुद्ध शून्य ऊर्जा क्षेत्र को मक्खन में गर्म चाकू की तरह काटती हुई तुरंत उसके पास पहुंच गईं। इवान के बगल में खड़े मोर जारक को लगा कि मौत का एक ठंडा एहसास उसे घेर रहा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। दूसरी ओर, जब इवान ने प्रकाश की किरणों को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाव भाव नहीं बदले। जैसे ही उसने टेम्पोरल वेलोसिटी को सक्रिय किया, उसकी आंखें धुंधली सफेद रोशनी से चमक उठी, जिससे विनाशकारी किरणों की गति उसकी धारणा में धीमी हो गई। जैसे ही प्रकाश की किरणें उसे और मोर जारक को छूने वाली थीं, हवा कांप उठी जहां किरणें गुजरीं। आसपास की शून्य ऊर्जा बदल गई और चावल के दाने के आकार के छोटे शून्य छेद उनके रास्ते में दिखाई दिए। छोटे शून्य छेदों ने एक शक्तिशाली चूषण बल छोड़ा, जिससे प्रकाश की सभी किरणें निगल गईं जो इवान और मोर जारक को मारने वाली थीं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जिस क्षण प्रकाश की किरणें, जो सामान्य शीर्ष रैंक 3 कोर इवॉल्वर्स को भी मार सकती थीं, शून्य छेदों द्वारा निगल ली गईं, रैंक 4 वाले के पीछे खड़े कुछ रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स के सिर के ऊपर का स्थान हिलने लगा और अगले ही सेकंड में स्विश 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 स्विश, शून्य छेदों द्वारा निली गई दसियों ऊर्जा किरणें उनके सिर के ऊपर से निकलीं। रैंक 4 वाले के पीछे एल्ड्रिच हॉरर्स अभी भी इवेंट होराइजन कौशल से प्रभावित हो रहे थे, जिससे वे सुस्त हो गए। जब रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर का हमला अचानक उनके ऊपर फिर से दिखाई दिया, तो वे समय पर प्रतिक्रिया करने में असमर्थ थे। परिणामस्वरूप लगभग 10 रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर तुरंत मारे गए। झुंड में लगभग सभी रैंक 3 हॉरर का सफाया हो गया। जब रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर ने हमला किया, उस समय से लेकर जब इवान ने उन हमलों को रैंक 3 वाले की ओर मोड़ दिया, मुश्किल से 2 सेकंड ही बीते थे। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला। हालांकि इवान ने सिर्फ एक ही हमले में रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स को मार गिराया था, लेकिन उसका हाव भाव अपरिवर्तित रहा और जबकि रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर अभी भी विचलित था, उसने इस पल का फायदा उठाया और अपने जोन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही इवान ने अपने जोन का इस्तेमाल किया, यह इवेंट होराइजन द्वारा बनाए गए क्षेत्र में विलीन हो गया, जिससे गहरे बैंगनी रंग का क्षेत्र काला हो गया और आसपास की शून्य ऊर्जा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। साथ ही वह यही नहीं रुका और उसने एक और कौशल, डेथ रिंग का इस्तेमाल किया।
जैसे ही उसने डेथ रिंग का इस्तेमाल किया, उसके शरीर से मौत के सार से भरी एक घूमती हुई अंगूठी निकली और उसके जोन और इवेंट होराइजन द्वारा बनाए गए काले काले क्षेत्र में विलीन हो गई। डेथ रिंग अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर मौत के सार से भरी एक घूमती हुई काली अंगूठी आपके चारों ओर घूमने लगती है। डेथ रिंग की सीमा के भीतर सभी दुश्मन इसकी शक्ति को और बढ़ाने के लिए जल जाते हैं। डेथ रिंग के अंदर आपके समान रैंक वाले या आपसे 2 रैंक नीचे वाले सभी दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 5% खो देंगे। आपसे 3 या उससे ज्यादा रैंक नीचे के दुश्मन हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 30% खो देंगे। इस बीच आपसे ज्यादा रैंक वाले सभी दुश्मन डेथ रिंग में प्रवेश करने के बाद हर सेकंड अपने अधिकतम स्वास्थ्य का 3% खो देंगे। डेथ रिंग उन दुश्मनों को प्रभावित नहीं करेगी जो आपसे 3 रैंक ऊपर हैं। डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 500 दुश्मनों के लिए आपके सभी शैडो अनडेड की शक्ति 1% बढ़ जाती है, जिसमें अधिकतम 100% की वृद्धि होती है। डेथ रिंग की शुरुआती सीमा 50 किलोमीटर है और डेथ रिंग के भीतर मरने वाले हर 1000 दुश्मनों के लिए इसकी सीमा 1 किलोमीटर बढ़ जाती है। डेथ रिंग की अधिकतम सीमा 500 किलोमीटर है। डेथ रिंग, इवेंट होराइजन और उसके जोन के प्रभावों के कारण पूरा क्षेत्र अब अंधेरे में डूबा हुआ था, जिसने शून्य और मृत्यु की एक मजबूत आभा जारी की, जिसने आसपास के सैकड़ों किलोमीटर के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र में बदल दिया। अंधेरे के बीच इवान की छाया चली गई और खुद को अंधेरे से जोड़ लिया और विभिन्न प्राणियों की छायाएं उसमें से निकलने लगीं। जैसे ही एल्ड्रिच हॉरर्स ने काले काले क्षेत्र को देखा, उन्होंने अचानक अंधेरे में हर जगह हजारों बैंगनी जलती हुई आंखें देखीं जो उन्हें ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। अब जब मेरे दोस्त आपके मिनियंस के साथ खेल रहे हैं, तो आप मेरे साथ मैच क्यों नहीं खेलते? इवान ने अपने शैडो अनडेड को अन्य एल्ड्रिच हॉरर्स को संभालने का आदेश देने के बाद कहा और विनाश का हलबर्ड उसके हाथों में दिखाई दिया। पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई तो पावर स्टोन्स के साथ वोट करें। 0_राइटर क्रिएटर का विचार 1147 मध्य स्तर रैंक 4 के विरुद्ध भाग 2। शून्य ऊर्जा और मृत्यु वलय द्वारा बनाए गए अंधेरे के बीच एक काली सुनहरी रोशनी चमकी और इवान के हाथ में विनाश का हलबर्ड दिखाई दिया। विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर सभी दिशाओं में फैल गई क्योंकि विनाश के हलबर्ड को बुलाने के बाद इवान ने रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर की दिशा में बस वार किया। जिस क्षण इवान ने वार किया, आसपास की शून्य ऊर्जा लिपटी और मुड़ गई। उसके सामने एक छोटी सी शून्य दरार बन गई और विनाश के हलबर्ड की नोक उसमें से गुजर गई। NOWELL-BE-IN.C ओम। एल्ड्रिच हॉरर के सामने, जो सैकड़ों मीटर दूर था, कहीं से एक छोटी सी शून्य दरार दिखाई दी और अंतहीन विनाशकारी ऊर्जा से भरी एक काली सुनहरी हलबर्ड की नोक उसमें से निकली। रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर तब चौंक गया जब विनाश का हलबर्ड अचानक उसके सामने प्रकट हुआ और उसने तुरंत अपने सैकड़ों टेंटेकल्स को लहराया जो हलबर्ड की नोक से टकराए। जिस क्षण हलबर्ड की नोक टेंटेकल्स से टकराए, दसियों टेंटेकल्स गहरे काले रक्त धुंध में फट गए। शक्तिशाली प्रभाव के कारण आसपास की शून्य ऊर्जा में हलचल मच गई और एक पल के लिए रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर के आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से शून्य ऊर्जा से मुक्त हो गया। दहाड़, जब हलबर्ड ने अपने कई टेंटेकल्स को नष्ट कर दिया तो एल्ड्रिच हॉरर दर्द से दहाड़ उठा। उसने अपने बचे हुए टेंटेकल्स का इस्तेमाल करके छोटे शून्य दरार से उभर रहे हलबर्ड को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि एल्ड्रिच हॉरर हलबर्ड को पकड़ पाता, इवान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे छोटा शून्य दरार गायब हो गया, जिससे प्राणी के लिए हथियार छीनना असंभव हो गया। उसी समय इवान ने अपने जोन को नियंत्रित किया, जिससे एल्ड्रिच हॉरर के आसपास का क्षेत्र एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। एल्ड्रिच हॉरर एक बार फिर शून्य ऊर्जा में डूब जाने से बेहद नाराज था। इवेंट होराइजन की वजह से इसने अपनी जीवन शक्ति और विश्वसार को खोने से बचने के लिए शून्य ऊर्जा के आक्रमण को रोकने के लिए पहले ही बहुत सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। अब डेथ रिंग के साथ इवेंट होराइजन पर इवान के जोन की परत चढ़ने से ये बेहद निराश महसूस कर रहा था। इवान ने अपने जोन को बनाते समय अपने शून्य इंद्रियों के कौशल को एकीकृत किया था, जिससे यह एक ऐसा प्रकार बन गया जो प्रतिद्वंद्वी की आत्मा को लक्षित करता था। अब जब इवान रैंक 3 में पहुंच गया था तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ गई थी, जो एक सामान्य शुरुआती स्तर के रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के बराबर हो गई थी। क्योंकि एल्ड्रिच हॉरर कम बुद्धि वाले नासमझ प्राणी थे, इसलिए उनकी आध्यात्मिक शक्ति उसी रैंक के अन्य प्राणियों की तुलना में काफी कमजोर थी। हालांकि जिस एल्ड्रिच हॉरर से इवान लड़ रहा था वह एक मध्यम स्तर का रैंक 4 प्राणी था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग इवान के समान ही थी, जिससे उसके लिए इवान के जोन का विरोध करना बहुत मुश्किल हो गया, जो लगातार उसकी आत्मा को निशाना बना रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि उसकी छाया ऊर्जा में मिश्रित आत्मा की वैचारिक ऊर्जा के कारण इवान के जोन की शक्ति लक्ष्य की आत्मा पर निशाना लगाने पर और भी अधिक थी। जब एल्ड्रिच हॉरर ने महसूस किया कि उसकी आत्मा को इवान के जोन द्वारा बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो वह तुरंत अपना दिमाग खो बैठा और अपनी पूरी ताकत से बाहर निकल गया। एक धमाकेदार आवाज के साथ उसके शरीर से उबलती हुई एल्ड्रिच ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, जिसने आसपास की शून्य ऊर्जा को उड़ा दिया और इवान के जोन को तोड़ दिया।
दहाड़। एक रक्षात्मक दहाड़ के साथ एल्ड्रिच हॉरर का स्टारफिश जैसा शरीर तुरंत आगे बढ़ गया, जिस क्षण शून्य ऊर्जा को उड़ा दिया गया और इवान के ठीक सामने प्रकट हुआ। प्राणी की भयावह आभा ने इवान के आसपास के स्थान को ठोस बना दिया, जिससे उसके लिए शून्य ऊर्जा का उपयोग करके दूर जाना असंभव हो गया। सैकड़ों टेंटिकल्स एक साथ चले और इवान की ओर चाबुक की तरह झपटे, उसे मांस के पेस्ट में बदलने का इरादा रखते हुए। टेम्पोरल वेलोसिटी के प्रभाव में इवान ने गंभीर भाव से अपनी ओर आ रहे सैकड़ों टेंटिकल्स को देखा। हिलते हुए टेंटिकल्स के कारण उसके चेहरे की ओर तेज हवा चल रही थी। उसे यकीन था कि उनमें से एक भी उसे लग जाए तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। हालांकि स्थिति भयावह लग रही थी, इवान के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उस पर हमला करने वाले सैकड़ों टेंटिकल्स को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली और अपने कौशल स्टारफॉल और पावर ऑरा को सक्रिय किया। स्टारफॉल अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता की शक्ति स्टेट को विश्वसार की खपत की मात्रा के अनुसार बढ़ाता है। विश्वसार के प्रत्येक 2 बिंदुओं के लिए यह उपयोगकर्ता की शक्ति स्टेट को 1 बिंदु से बढ़ाता है। उपयोगकर्ता स्टारफॉल का उपयोग करके अपनी शक्ति जितनी अधिक बढ़ाता है, उसके शरीर पर उतना ही अधिक बोझ पड़ता है। यदि उपयोगकर्ता का शरीर बढ़ी हुई शक्ति को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, तो बहुत अधिक संभावना है कि उन्हें गंभीर चोटें लगेंगी या उनका शरीर फट भी सकता है। पावर ऑरा सक्रिय होने पर उपयोगकर्ता एक पावर ऑरा उत्सर्जित करता है जो शक्ति को 10% तक बढ़ाता है। जब पावर ऑरा सक्रिय होता है तो उपयोगकर्ता की चपलता 10% कम हो जाती है। स्टारफॉल का उपयोग करते हुए इवान ने विश्वसार के पूरे 2000 अंक खाए और अपनी शक्ति के आंकड़े को 1000 अंक बढ़ाकर 4855 अंक पर पहुंचाया। पावर ऑरा के प्रभाव में वह 4855 अंक और बढ़कर 485 अंक हो गया, जिससे उसकी शक्ति का आंकड़ा 5370 पर पहुंच गया, जो 5000 अंक को पार कर गया। इवान ने अपने दाहिने हाथ से विनाश के हलबर्ड को पकड़ लिया और उसके हाथ की मांसपेशियां अचानक उभर आईं, मानो वे किसी भी क्षण फट जाएंगी। दोनों कौशलों द्वारा प्रदान की गई वृद्धि और विनाश के हलबर्ड से शक्ति के अतिरिक्त विस्फोट के साथ इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, बिना रुके अपनी आदिम छाया ऊर्जा हलबर्ड में डाली और क्षैतिज रूप से वार किया। जैसे ही इवान ने हलबर्ड से वार किया, आसपास के क्षेत्र से एक अजीब सी आवाज निकली, मानो दसियों किलोमीटर के भीतर का स्थान रहने के कगार पर था। विनाश की सुनहरी रोशनी से जगमगाता हुआ काला हलबर्ड एक आदर्श विशाल चाप बनाता है और एक पल में सैकड़ों तना हुआ तंबुओं से टकराता है। जिस क्षण हलबर्ड और तंबू आपस में टकराते हैं, समय रुक जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है। लेकिन ये शांति लंबे समय तक नहीं टिकती, क्योंकि एक पल बाद एक बहरा करने वाले धमाके के साथ इवेंट हॉराइजन, शून्य क्षेत्र और डेथ रिंग द्वारा बनाया गया काला क्षेत्र अलग हो जाता है। अंतरिक्ष ढह गया, कानून अव्यवस्थित हो गए और विनाश की लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। दहाड़। आसमान से काले खून की बारिश होने पर एक दर्दनाक दहाड़ चारों ओर गूंज उठी और रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर के सभी तंबू खून की धुंध में बदल गए। उसी समय प्राणी का विशाल शरीर सैकड़ों मीटर पीछे फेंक दिया गया। क्रैक। एल्ड्रिच हॉरर की दर्दनाक दहाड़ के बीच हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी, क्योंकि इवान की आकृति, जिसका हाथ पूरी तरह से विकृत हो गया था, ध्वनि की गति से 10 गुना पीछे की ओर उड़ गई। ये देखकर कि प्राणी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर को बलपूर्वक रोकने के लिए मजबूर किया। इस प्रक्रिया में उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। दोपहर के 1:10 नियंत्रण हासिल करने के बाद इवान तुरंत आगे बढ़ा। एक पल में एल्ड्रिच हॉरर से 10 मीटर ऊपर दिखाई दिया। हवा में उसने अपने आंतरिक अंगों के टुकड़ों के साथ खून खांस लिया और उसकी आभा तेजी से कम हो गई। गंभीर रूप से घायल होने और अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ होने के बावजूद इवान ने फिर भी अपना सिर हवा में उठाया और एल्ड्रिच हॉरर को देखा, जो अपने सभी तंबू खोने के बाद दर्द में दहाड़ रहा था। ये देखकर कि प्राणी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसने अपने दांत पीस लिए और अपने शरीर को बलपूर्वक रोकने के लिए मजबूर किया। इस प्रक्रिया में उसकी चोटें और भी बदतर हो गईं। नियंत्रण वापस पाने के बाद इवान तुरंत आगे बढ़ा और एक पल में एल्ड्रिच हॉरर से 10 मीटर ऊपर दिखाई दिया। जिस क्षण इवान उसके ऊपर दिखाई दिया, एल्ड्रिच हॉरर ने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपना सिर उठाया। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे इवान के जोन ने एक बार फिर से घेर लिया और 2 शब्द उसके कानों तक पहुंचे। शून्य सीलिंग। जैसे ही एल्ड्रिच हॉरर ने ये शब्द सुने, उसके चेहरे पर डर का भाव उभर आया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी शक्तियां एक अजीब ऊर्जा द्वारा सील कर दी गई थीं, जिसके कारण वह आसमान से नीचे गिर गया। जैसे ही वह नीचे गिरा, प्राणी ने अचानक चारों ओर एक सुनहरी चमक देखी। उसने अपना सिर उठाया और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके स्टारफिश जैसे शरीर पर सैकड़ों आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने एक विशाल हेलबर्ड को देखा जो आसमान से नीचे उतरते हुए सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। इससे पहले कि एल्ड्रिच हॉरर उससे बचने के लिए आगे बढ़ पाता, हेलबर्ड की नोक हवा में फट गई और उस पर जा लगी, जिससे प्राणी एक उल्कापिंड में बदल गया और धरती को हिला देने वाले धमाके के साथ उसे जमीन पर गिरा दिया।
अध्याय 1148 क्रिथोरियन भाग 1। शून्य सीलिंग एक ऐसा कौशल था जिसे इवान ने तब समझा था जब शून्य की वैचारिक ऊर्जा के बारे में उसकी समझ 20% तक पहुंच गई थी। इस कौशल का उपयोग करके उसने एक बार प्राचीन के मकबरे में खुद को बचाया था जब वह ऑक्टेवियस के फंसे हुए गुप्त स्थान पर मोमोन का सामना कर रहा था। अतीत में शून्य सीलिंग कौशल बहुत अस्थिर था, यही कारण है कि इवान ने इसका उपयोग केवल तभी किया जब बिल्कुल आवश्यक था। सक्रिय होने पर यह न केवल उसके दुश्मन की शक्तियों को बल्कि उसकी खुद की शक्तियों को भी सील कर देता था। हालांकि अब जब इवान की शून्य ऊर्जा की समझ 75% के निशान पर पहुंच गई थी तो उसने इस दुष्प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। हालांकि यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उसने शून्य सीलिंग कौशल को अपने जोन के साथ मिलाकर इसे हासिल किया, जिससे ये केवल उसके जोन के माध्यम से एक माध्यम के रूप में उपयोग करने योग्य हो गया। इवान इस सीमा से बहुत चिंतित नहीं था क्योंकि यह उसे बहुत अधिक बाधा नहीं पहुंचाता था। वास्तव में इसने उसे इस क्षमता को और विकसित करने के लिए प्रेरित किया जिसका लक्ष्य उसके जोन में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति की आत्मा को सील करना था। वर्तमान में शून्य सीलिंग को सक्रिय करने के बाद वह अपने लक्ष्य की शक्तियों को सील कर सकता था, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। शून्य सीलिंग के प्रभाव में सब कुछ सील हो जाएगा। हालांकि यह प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन इसने बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत की। अपने मौजूदा ऊर्जा भंडार के साथ भी एक मध्यम स्तर रैंक 4 कोर इवॉल्वर की शक्तियों को सील करते हुए एक प्रतिद्वंद्वी जो उससे लगभग एक पूरा क्षेत्र ऊपर है उसे 20 सेकंड से भी कम समय में खत्म कर देगा। उसके दुश्मन की रैंक जितनी ऊंची होगी, सील को बनाए रखने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी। हालांकि इवान के पास एक और विचार था। अगर वह लक्ष्य की सभी शक्तियों के बजाय केवल आत्मा को सील करने के लिए ये कौशल विकसित कर सकता है तो यह न केवल ऊर्जा की खपत को कम करेगा बल्कि कौशल को और अधिक प्रभावी भी बनाएगा। एक बार जब लक्ष्य की आत्मा को सील कर दिया जाता है तो भौतिक शरीर से उसका संबंध टूट जाता है, दुश्मन को मारना बहुत आसान हो जाता है और इसके लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूंकि उसका जोन विशेष रूप से आत्माओं को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए यह विकास एक असंभव कार्य नहीं था, लेकिन इसमें समय लगेगा। मेरे पास सोल सेवरेंस कौशल है जिसका प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है, इवान ने जोर से सोचा जब उसने विनाश के हेल्बर्ट द्वारा जमीन पर दबाए गए रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर के विचित्र शरीर पर नजर डाली। लेकिन चूंकि सभी रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स अपनी कानूनी मुहरों को अपनी आत्माओं में संघनित करते हैं, इसलिए केवल एक कौशल के साथ उनके शरीर और आत्माओं के बीच के संबंध को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैं रैंक 4 कोर इवॉल्वर में उस कनेक्शन को तोड़ना चाहता हूं तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो लॉ सील की रक्षा को बाईपास कर सके। विचारों में खोए हुए इवान ने आकाश से एल्ड्रिच हॉरर के संघर्षशील रूप को देखा। शून्य सीलिंग के टोल ने उसके ऊर्जा भंडार को खत्म कर दिया, जिससे उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने एल्ड्रिच हॉरर की ओर भागने की हिम्मत नहीं की क्योंकि प्राणी अभी भी उग्र रूप से संघर्ष कर रहा था। अपनी शक्तियों को सील किए जाने के बावजूद प्राणी बेतहाशा लड़खड़ा रहा था, जिससे उसका काला खून सभी दिशाओं में उड़ रहा था। अरे, रैंक 4 प्राणी की जीवन शक्ति कोई मजाक नहीं है। इवान ने मन ही मन शाप दिया और विनाश का हलबद सुनहरी रोशनी से चमक उठा, जिससे एल्ड्रिच हॉरर के शरीर में विनाशकारी ऊर्जा की लहरें चलीं, जिससे धीरे धीरे उसका प्रतिरोध कमजोर हो गया। इवान हॉरर पर अपनी लाइफ स्टील क्षमता का उपयोग करके गोबू की रैंक बढ़ाना चाहता था, इसलिए वह प्राणी की शक्तियों को सील करने के बाद बेतहाशा हमला करने से सावधान था क्योंकि वह इसे मारने से डरता था, क्योंकि अगर वह इसे मार देता तो उसे इस पर लाइफ स्टील का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलता। एल्ड्रिच हॉरर का संघर्ष लगभग 50 सेकंड तक चला। भले ही इवान इवेंट होराइजन के प्रभाव में लगातार दूसरे एल्ड्रिच हॉरर से वर्ल्ड एसेंस को अवशोषित कर रहा था, लेकिन 50 सेकंड तक शून्य सीलिंग कौशल का उपयोग करने के बाद भी उसका चेहरा ऊर्जा की कमी से भूतिया सफेद हो गया था। इसलिए जिस क्षण इवान ने देखा कि एल्ड्रिच हॉरर की जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी, वह तुरंत आकाश से नीचे कूद गया और प्राणी को ठीक होने का कोई मौका दिए बिना उसने अपनी लाइफ स्टील क्षमता को सक्रिय कर दिया। इवान के शरीर से एक सुनहरा अंगूठी के आकार का क्षेत्र उभरा और मध्य स्तर रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर को घेर लिया। जिस क्षण प्राणी सुनहरे क्षेत्र में गिरा, उसके विचित्र चेहरे पर पूरी तरह से आतंक का भाव छा गया और वह हिंसक रूप से छटपटाने लगा। हालांकि विनाश के हलबर्ट द्वारा उसके शरीर को जमीन पर पिन किए जाने और उसकी जीवन शक्ति लगभग समाप्त हो जाने के कारण एल्ड्रिच हॉरर शक्तिहीन हो गया और उसका शरीर मुरझाने लगा। कुछ ही मिनटों में विशाल तारा मछली जैसे प्राणी का विचित्र रूप सूखकर एक सूखे कंकाल में बदल गया। हवा का एक हल्का झोंका जमीन से होकर बह गया, जिससे प्राणी की भंगुर हड्डियां चूर्ण में बदल गईं और हवा में बिखर गईं। जिस स्थान पर एल्ड्रिच हॉरर का शरीर एक बार पिन किया गया था, वहां एक शक्तिशाली आभा के साथ स्पंदित एक चमकता हुआ काला गोला दिखाई दिया। इवान ने उस गोले को पकड़ लिया और बिना उस पर नजर डाले उसे अपने छाया भंडारण में फेंक दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया, अपने छाया मरे और शेष एल्ड्रिच हॉरर्स के बीच चल रही लड़ाई को देखा।
चूंकि रैंक 3 एल्ड्रिच हॉरर्स में से अधिकांश को रैंक 4 हॉरर द्वारा पहले ही फायर की गई ऊर्जा किरणों द्वारा मिटा दिया गया था, इसलिए उसके शैडो अनडेड को शेष प्राणियों से निपटना आसान लगा। उनके पक्ष में रैंक 3 शैडो अनडेड की काफ़ी संख्या थी, जो एक अलग लाभ प्रदान करती थी। इसके अतिरिक्त डेथ रिंग के प्रभाव ने कई एल्ड्रिच हॉरर्स को बिना किसी लड़ाई के ही नष्ट कर दिया था, जिससे उसके शैडो अनडेड को और अधिक शक्ति मिली। इन लाभों को देखते हुए जब इवान ने लड़ाई का आकलन करने के लिए ऊपर देखा तो उसने देखा कि अधिकांश एल्ड्रिच हॉरर्स पहले से ही मर चुके थे और उसके द्वारा किसी और प्रयास के बिना भी लड़ाई जल्द ही खत्म हो जाएगी। ये देखकर कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में थी, उसने आह भरी और अपनी गंभीर रूप से विकृत भुजा को देखा। इस चोट को ठीक होने में कुछ समय लगेगा, उसने खुद से कहा, जैसे ही उसने अपनी नज़र मृत एल्ड्रिच हॉरर्स के शवों पर घुमाई। हॉरर्स की लाशें उसी तरह गायब हो रही थीं जैसे अन्य एल्ड्रिच प्राणियों की थी जिन्हें उसने पहले मारा था। मुझे आश्चर्य है कि ये दुनिया यहाँ मरने वाले हर व्यक्ति के शरीर को क्यों सोख लेती है, उसने चुपचाप सोचा, फिर इस विचार को खारिज कर दिया और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले वह लड़ाई शुरू होने से पहले एल्ड्रिच हॉरर्स के शवों को इकट्ठा करने के लिए शून्य क्षेत्र की क्षमता का उपयोग कर सकता था, लेकिन एक मध्यम स्तर के रैंक 4 हॉरर की उपस्थिति के साथ उन्हें अपने शून्य क्षेत्र में खींचना बेहद मुश्किल होता। इसके अलावा वह पहले से ही अपनी छाया बचत की सीमा के करीब था, इसलिए अभी शून्य क्षेत्र का उपयोग करने पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। इवान द्वारा रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर को मारने के 1 घंटे बाद उसके छाया मरे हुए लोगों ने शेष एल्ड्रिच हॉरर्स को खत्म कर दिया था। उनमें से आखिरी के गिर जाने के बाद इवान ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत एल्ड्रांथिया साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि एल्ड्रिच हॉरर्स के साथ क्या हो रहा था। अध्याय 1149 क्रिथोरियन भाग 2 इवान द्वारा रैंक 4 एल्ड्रिच हॉरर को मारने से 1 दिन पहले। काले पत्थरों और दांतेदार पहाड़ियों से भरे एक उजाड़ तारे पर कुतरने की आवाज़ बंजर परिदृश्य में गूंज रही थी। हमें इस चीज़ की फिर से रखवाली क्यों करनी है, एक अजीब प्राणी ने पूछा, जिसका शरीर एक मानव जैसी चींटी जैसा था, क्योंकि वह लगभग 100 मीटर ऊंचे मृत मैमथ के मांस को कुतर रहा था। एक और प्राणी, जो कि कीट जैसा ही था लेकिन टिड्डे के शरीर वाला था, उसने भी अपने तीखे दांतों से मैमथ के मांस का एक टुकड़ा फाड़कर उसे पूरा निगल लिया। मांस को खाने के बाद उसने चींटी जैसे मानव जैसे प्राणी को देखा और धीमी, गंभीर आवाज में बोला, बकवास मत करो, अगर कोई तुम्हारी शिकायत सुन लेगा तो हम अपना सिर खो सकते हैं। बोलने के बाद उसने मैमथ के शरीर से मांस का एक और टुकड़ा फाड़ा और एक बार फिर बोला, इसके अलावा हमें ये स्वादिष्ट व्यंजन बिना कुछ किए ही मिल गया, तो क्या बात है, भले ही हमें यहाँ कुछ 100 साल और रहना पड़े। मानव शरीर वाले चींटी के शरीर वाले ब्रूटफेंग ने वोरास्पॉन टिड्डे के शरीर वाले प्राणी की बातें सुनकर नाक सिकुड़ी, लेकिन उसने जो कहा उसका खंडन नहीं किया। वे दोनों ही शीर्ष रैंक 3 के प्राणी थे, जबकि विशालकाय मृत मैमथ के चारों ओर की आभा मध्य स्तर रैंक 4 की थी। एक ऐसे प्राणी का मांस जिसका रैंक उनसे कहीं अधिक था उन्हें बहुत आकर्षक लगा। भले ही मुझे यहाँ जीवन भर रहने में कोई आपत्ति न हो, अगर वे हमें कभी कभार इस तरह का स्वादिष्ट भोजन देते हैं, फिर भी मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि हमारे यहाँ रहने का क्या मतलब है। क्या हमने हजारों साल पहले इस चीज़ पर ध्यान देना बंद नहीं कर दिया था? ब्रूटफेंग ने पेट भर खाने के बाद कहा, जब उसने एक अंधेरी गुफा के अंत में अजीब पत्थरों से बनी एक जटिल वेदी को देखा। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि यह आदेश उच्च अधिकारियों से आया है, इसलिए कोई मूर्खतापूर्ण काम करने के बारे में मत सोचो। वोरास्पॉन ने ब्रूटफेंग की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और उसे गंभीर स्वर में याद दिलाया, मुझे पता है, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि अपनी कब्र खुद खोदूं। ब्रूटफेंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। वैसे क्या तुमने ग्रहण विस्तार से आई खबर सुनी है? क्या तुम उस सुनहरे तारे की बात कर रहे हो जो अचानक वहां प्रकट हुआ? ब्रूटफेंग की आवाज़ सुनकर वोरास्पॉन ने भौहें उठाईं। हाँ, ब्रूटफेंग ने कहा और चारों ओर देखा, मानो ये पुष्टि कर रहा हो कि उनके अलावा कोई और नहीं है। फिर धीमी आवाज़ में बोला, मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैंने लोगों को बात करते हुए सुना है कि सुनहरा तारा उस व्यक्ति से संबंधित है। उस व्यक्ति से संबंधित? वोरास्पॉन ने ब्रूटफेंग को असमंजस में देखा, समझ नहीं पाया कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। ब्रूटफेंग के सिर के ऊपर लगे एंटेना कांप उठे जब उसने वोरास्पॉन के चेहरे पर उलझन भरी नज़र देखी और वह अवाक आवाज़ में बोला, क्या तुम उस व्यक्ति के बारे में नहीं जानते जिसने लगभग पूरे ओरिजिन यूनिवर्स को नष्ट कर दिया था? ब्रूटफेंग के बोलने से पहले वोरास्पॉन ने अपना मुंह ढक लिया और अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ चारों ओर देखा। ये देखने के बाद कि उनके आसपास कोई असामान्यता नहीं थी, उसने राहत की सांस ली और चिढ़कर बोला, आवाज़, क्या तुम बेवकूफ़ हो? अगर तुम मरना चाहते हो तो कहीं और चले जाओ, लेकिन मुझे अपने साथ मत घसीटो। ब्रूटफेंग कहना चाहता था कि वोरास्पॉन की गलती थी कि उसने संकेत को नहीं पहचाना, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता उनके दोनों के हाव भाव बदल गए।
उन्होंने अपना सिर घुमाया और उस अंधेरी गुफा की ओर देखा जहां वेदी स्थित थी और देखा कि वह गहरी लाल रोशनी से चमक रही थी। यह उनके चेहरे पर सदमा लगा और वे तुरंत गुफा की ओर भागे, ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है। गुफा के सामने पहुंचने पर उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने वेदी के पास जाने का प्रयास किया, एक शक्तिशाली बल ने उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे उनके आंतरिक अंग लगभग क्षतिग्रस्त हो गए। जल्दी करो, लॉर्ड क्रिथोरियन से संपर्क करो। अगर इस चीज को कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। वोरास्पॉन ने डर के भाव से गुफा को घूरते हुए तत्काल चिल्लाया। ब्रूटफेंड ने भी क्राइथोरियन का नाम सुनकर डर दिखाया और उसके सिर के ऊपर लगे एंटेना हिलने लगे। जैसे ही एंटेना कंपन करने लगे, उनसे अजीब ऊर्जा तरंगें निकलने लगीं, जो गायब होने से पहले शून्य में फैल गईं। ब्रूटफेंड के सिर के ऊपर लगे एंटेना हिलते रहे क्योंकि वह ऊर्जा तरंगों को उनके लक्ष्य की ओर निर्देशित कर रहा था। जब ब्रूटफेंड लॉर्ड क्रिथोरियन से संपर्क करने का प्रयास कर रहा था, वोरास्पॉन एक बार फिर गुफा के पास पहुंचा और अंदर जाने की कोशिश की। हालांकि पहले की तरह ही बल ने उसे पीछे धकेल दिया। अरे, मुझे उम्मीद है कि इस चीज में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, या हम खत्म हो चुके हैं। वोरास्पॉन ने उदास होकर ब्रूटफेंड की ओर देखते हुए कहा। पलक झपकते ही 3 मिनट बीत गए और वेदी के चारों ओर लाल चमक और भी भयानक हो गई। जब वेदी के चारों ओर रक्त लाल चमक अधिक से अधिक शक्तिशाली हो रही थी, ब्रूटफेंड ने अचानक अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। वोरास्पॉन ने भी कुछ महसूस किया और प्रतिक्रिया में अपना सिर उठाया। जैसे ही उन दोनों ने ऊपर की ओर देखा, उन्होंने देखा कि उनके ऊपर का स्थान फट रहा है और एक शेर जैसा काले रंग का प्राणी शून्य में दरार से निकला। प्राणी लगभग 50 मीटर लंबा था, जो पीक रैंक 5 राक्षस की आभा बिखेर रहा था। शेर जैसे दिखने वाले जानवर के ऊपर 2 मीटर लंबा एक आदमी बैठा था, जिसका सिर चौकोर था और आंखें बेसबॉल की तरह गोल और बड़ी थीं। जैसे ही वोरास्पॉन और ब्रूटफियन ने उस आदमी को देखा, वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उनकी आवाज़ सम्मान से भरी हुई थी। भगवान क्रिथोरियन। हालांकि क्रिथोरियन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बड़ी गोल आंखें गुफा के अंदर चमकती हुई वेदी पर टिकी हुई थीं। बिना कुछ कहे वह शेर जैसे प्राणी की पीठ से गायब हो गया और गुफा के प्रवेश द्वार के सामने फिर से प्रकट हुआ। गुफा में पहुंचने पर क्रिथोरियन ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक टोकन निकाला और आगे बढ़ा। जैसे ही उसका पैर गुफा की दहलीज को पार करता है, उसके हाथ में टोकन चमक उठता है और वोरास्पॉन और ब्रूटफिएंट को पीछे हटाने वाली शक्तिशाली शक्ति गायब हो जाती है। क्रिथोरियन वेदी की ओर चला गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी, क्योंकि उसने उसके चारों ओर लाल चमक देखी। एक सहज गति से उसने अपनी भंडारण अंगूठी से एक हरा पत्थर निकाला और उसे वेदी के केंद्र में फेंक दिया। जैसे ही हरा पत्थर वेदी से टकराया, वह धूल में बिखर गया और वेदी की चमक बंद हो गई। एक बार जब रोशनी फीकी पड़ गई, तो वेदी पर उकेरे गए रून चमकने लगे। अगले ही पल सम्राट वेलगोथ की एक होलोग्राफिक छवि उसके ऊपर प्रकट हुई। अध्याय 1150 विशाल प्राणी। एक बार जब क्रिथोरियन गुफा में प्रवेश कर गया, तो प्रवेश द्वार पर धुंध की एक परत छा गई, जिससे वोरास्पॉन और ब्रूटफिएंट के लिए यह देखना असंभव हो गया कि अंदर क्या हो रहा था। क्रिथोरियन के अंदर जाने के बाद भी और वे उसे अब और नहीं देख पा रहे थे। वोरास्पॉन और ब्रूटफिएंट दोनों घुटनों के बल बैठे रहे, खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उसी समय जब उन्होंने क्रिथोरियन के साथ आए 50 मीटर लंबे रैंक 5 शेर जैसे प्राणी को देखा, तो उन्हें गहरा आक्रोश महसूस हुआ। एक बार जब क्रिथोरियन गुफा में प्रवेश कर गया, तो शेर जैसा प्राणी विशालकाय मैमथ के मृत शरीर की ओर चला गया और उसे खाने लगा। प्राणी को अपना भोजन खाते हुए देखकर ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन असहाय महसूस कर रहे थे, अपनी कमजोरी से अभिभूत थे। मात्र 2 मीटर लंबे ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन लगभग 50 मीटर लंबे शेर जैसे प्राणी के सामने बौने लग गए, जिसने हर बार दसियों टन विशालकाय जानवर का मांस खाया, जिससे गहरे लाल रंग का खून का एक विशाल पोखर बन गया जो उसके चारों ओर 500 मीटर तक फैल गया। लगभग आधे घंटे बाद क्राइथोरियन गुफा से बाहर निकला। तब तक शेर जैसा प्राणी पूरे विशालकाय जानवर को खा चुका था। ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हड्डियां भी नहीं। जब उन्होंने क्राइथोरियन को बाहर आते देखा, तो ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी नजरों से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। क्राइथोरियन उनके पास आया। उसका चौकोर आकार का चेहरा भावहीन था, हालांकि उसकी 2 गोल बेसबॉल जैसी आंखें उनके भीतर के उत्साह को छिपा नहीं पा रही थीं। ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन के सामने खड़े होने के बाद क्राइथोरियन ने उदासीन स्वर में कहा, तुम दोनों जा सकते हो। अब तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रूटफिएंट और वोरास्पॉन क्राइथोरियन के शब्दों से दंग रह गए, लेकिन उन्होंने सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। हाँ, लॉर्ड क्राइथोरियन, उन्होंने तुरंत उड़ने से पहले एक स्वर में कहा। उड़ते समय दोनों ने गुफा की ओर देखा जहाँ वेदी स्थित थी। दूर से वे देख सकते थे कि गुफा के अंदर की वेदी अब चांदी की रोशनी से चमक रही थी और उसके चारों ओर का स्थान इस तरह से मुड़ रहा था जैसे कि वह किसी भी क्षण रहने वाला हो।
हालांकि वे वेदी से बहुत दूर थे, फिर भी वे उसमें से एक तरह की अराजक ऊर्जा को निकलते हुए महसूस कर सकते थे, जिससे उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई। ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि उनके दिमाग में दो शब्द अपने आप उभर आए, अराजक क्षेत्र। वे दोनों चौंक गए जब उन्हें एहसास हुआ कि वेदी का अराजक क्षेत्र से कुछ लेना देना है। यूनिवर्सल ट्री के विनाश के कारण उस क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से अव्यवस्थित थी। क्राइथोरियन जैसे शुरुआती स्तर के रैंक 6 कोर इवॉल्वर के लिए भी वह क्षेत्र बेहद खतरनाक था। अगर वह सावधान नहीं होता तो उस जगह में घुसने के बाद वह आसानी से अपनी जान गंवा सकता था। यह महसूस करते हुए कि वे जिस वेदी की रखवाली कर रहे थे वह अराजक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, ब्रूटफेंड और वोरास्पॉन को पसीना आ गया और उन्होंने अपनी मां कीट को धन्यवाद दिया कि गुफा के प्रवेश द्वार के चारों ओर एक सुरक्षात्मक शक्ति थी जिसने उन्हें अंदर जाने से रोका था। अगर वे गलती से गुफा में चले गए होते और अराजक क्षेत्र में पहुंच गए होते तो 100 लोगों की जान जाने के बाद भी वे बच नहीं पाते। जब ब्रूटफेंड और वोरास्पॉन उसकी नज़रों से ओझल हो गए तो क्राइथोरियन ने एक छोटा सा मनका निकाला जो एक मानव आंख के आकार का था। जैसे ही उसने मनके में ऊर्जा डाली वह चमकने लगा और अगले ही पल उसमें से एक सुखद लेकिन आज्ञाकारी आवाज़ निकली जो अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी। मैंने वह सब कुछ सुना जो उसने हमारे मन के लिंक के जरिए तुमसे कहा था। क्राइथोरियन ने ये शब्द सुनकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और सम्मानपूर्वक पूछा, माँ मुझे आगे क्या करना चाहिए? वेलगोथ ने अभी जो बातें बताई हैं वे ने हमें जो जानकारी भेजी है उससे मेल खाती हैं, आवाज़ ने जवाब दिया। चूंकि वह वास्तव में अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और वर्तमान में केवल तीसरे स्थान पर है, इसलिए उसे पकड़ने का ये सबसे अच्छा समय है। लेकिन उसके साथ व्यवहार करते समय आपको लापरवाह नहीं होना चाहिए। ग्रुला और जल्गा को अपने साथ ले जाओ और उसे यहाँ लाओ। जिंदा? हाँ माँ, क्रिथोरियन ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया और चमकती हुई वेदी की ओर देखा। अराजक क्षेत्र से हस्तक्षेप के कारण अंतरिक्ष चैनल को खोलने में लगभग 5 दिन लगेंगे। जैसे ही चैनल खुलेगा मैं वहां जाऊंगा। हम मनके के दूसरे छोर पर आवाज ने धीरे से जवाब दिया और क्रिथोरियन के हाथ में मनका चमकना बंद हो गया। क्रिथोरियन ने अब निष्क्रिय मनके को पकड़ लिया और इसका उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति को संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद वह गुफा की ओर वापस चला गया और उसके सामने बैठ गया, भावशून्य चेहरे के साथ चमकती हुई वेदी को घूरता रहा। शेर जैसा प्राणी उसके पीछे पीछे गया और आज्ञाकारी ढंग से उसके बगल में बैठ गया। क्रिथोरियन ने अपने बगल में बैठे प्राणी पर नजर डाली और उसके चौकोर चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। हम जल्द ही कुछ यादगार करने वाले हैं, क्या तुम उत्साहित हो? ग्रुला। ग्रुला, शीर्ष रैंक 5 शेर जैसा प्राणी क्रिथोरियन की आवाज सुनकर जोर से दहाड़ा, अपनी उत्तेजना प्रदर्शित की। क्रिथोरियन के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई जब उसने अपने साथी की उत्साही दहाड़ सुनी और अपना सिर एक बार फिर चमकती हुई वेदी की ओर घुमाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह उतना ही मजबूत है जितना लोग उसे होने का दावा करते हैं। उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपनी बेसबॉल जैसी आंखें बंद कर लीं। विशाल, अंतहीन तारों वाले आकाश में कहीं एक विशाल गोल वस्तु सूरज के आकार की चुपचाप तैर रही थी। अचानक विशाल वस्तु कांप उठी और अराजकता से भरी एक अंतहीन खूनी आभा उसमें से फूट पड़ी। जैसे ही वस्तु हिली, उसका गोल आकार नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बदलने लगा और जल्द ही एक विशालकाय राक्षस में बदल गया। उस प्राणी का शरीर गेंडे के भरिंग जैसा था, उसका सिर चींटी जैसा था और उसकी पीठ से हजारों किलोमीटर लंबी एक लंबी पूंछ निकली हुई थी। शांतिपूर्ण दिन आखिरकार खत्म होने वाले हैं, होह! विशालकाय प्राणी की आवाज पूरे तारों वाले आकाश में गूंज उठी। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पहले क्रिथोरियन से बात करने वाले ने की थी। एक तेज भिनभिनाने वाली आवाज के साथ प्राणी की पीठ से 4 पारदर्शी कीट पंख निकले और विशालकाय प्राणी ने अपने पंख हल्के से फड़फड़ाए। बूम! जिस क्षण उसने अपने पंख फड़फड़ाए, पूरी आकाशगंगा हिल गई और प्राणी नजरों से ओझल हो गया। एक पल में दसियों प्रकाश वर्ष की दूरी तय कर ली।